वेलकम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी चतुर्विम आवृत्ति और उसके जरिए हमने न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन रूट ऑफ नहीं न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन गामा 1 माइनस के बीटा कॉस थीटा डॉपलर इफेक्ट की ये समीकरण है, इसको व्युत्पन्न किया था और एक डायरेक्ट भी किया था। तो यदि आपके पास कम मार्किंग में पूछ रहा है, 2 से 3 नंबर में पूछ रहा है इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए, तो आपको चतुर्विम जो आवृत्ति है के म्यू के जरिए इसको प्रूफ करना होगा। और यदि 5 या 5 नंबर से अधिक में पूछ रहा है तो वही डॉपलर इफेक्ट वाला जो हमने पहले पूरा डेरिवेशन किया था उससे करना है। तो इसके बाद क्वेश्चन लिखें, सिद्ध कीजिए कि लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निश्चय रहता है। सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निश्चय रहता है। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे, पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखो, क्योंकि जो चतुर्विम संवेग है, क्योंकि चतुर्विम संवेग का वर्ग पी म्यू का स्क्वायर, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस P3 का स्क्वायर प्लस P4 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। P1 कितने के बराबर था, Px के स्क्वायर प्लस Py का स्क्वायर प्लस Pz का स्क्वायर और प्लस में ये था आयोटा E अपॉन C का स्क्वायर। चारों कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए, Px Py Pz आयोटा E बाई C उनका स्क्वायर। और समीशन ऑफ P म्यू का स्क्वायर कितना आ रहा था, माइनस के m नॉट का स्क्वायर C स्क्वायर ये आ रहा था। तो माइनस के m नॉट का स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू Px स्क्वायर P स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं P स्क्वायर, तीनों को इस तरह से हम लिख सकते हैं P स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस में, और इसको हम लिख सकते हैं P स्क्वायर माइनस के E स्क्वायर, C स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो माइनस के m नॉट का स्क्वायर C4 ये हो जाएगा। या हम ये लिख सकते हैं E स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर C स्क्वायर का मान कितना आएगा, m नॉट स्क्वायर C4 ये हो जाएगा E स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको डाल दिया एक। इसी प्रकार एस डैश फ्रेम के लिए अगर हम बात करें तो, इसी प्रकार एस डैश फ्रेम के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए कितना आएगा बताओ। सिमिलरली ई डैश का स्क्वायर माइनस क्या, पी डैश का स्क्वायर और सी स्क्वायर, पी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर में 4 ये हो जाएगा। कौन से फ्रेम के लिए, एस डैश फ्रेम के लिए। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं, अरे सेम सिद्ध कर सकते हैं इसमें P डैश म्यू का स्क्वायर लेते हुए, तो वहां पर P1 डैश P2 डैश P3 डैश P4 डैश इन सभी में डैश डैश लग जाएगा इस तरह से। तो समीकरण 2 व 3 से कितना हो जाएगा हमारे पास, ई स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ई डैश का स्क्वायर माइनस के पी डैश का स्क्वायर और सी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर माइनस के पी डैश का स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सेम क्वांटिटी दोनों में सेम बनी हुई है, तो इसका मान कैसा हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। लिख दें इसको, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निश्चय।
ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5। इसी में यूनिट सेकंड का चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 इसका नाम है आपेक्ष की गति। पहले आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत पढ़े थे, वहां पर भी मेनली हमारा आपेक्ष की गति ही चल रहा था, लेकिन यहाँ मेनली हम टक्कर की बात करेंगे और वो टक्कर भी कैसी होगी, आपेक्ष की है। आपेक्ष की गति से मतलब क्या है, v टेंड्स टू c, मतलब उन सभी का जो वेग है वो टेंड कर रहा होगा c की ओर। ऐसी गतियों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डाल देना, सॉरी यूनिट का नाम डाल देना चैप्टर का, यूनिट सेकंड के अंदर ये ध्यान रखना है, थर्ड नहीं है ये। और हेडिंग डाल देना चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम। चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम, हेडिंग डाल दो इसको। तो देखो, अनापेक्ष की गति जब होती है तो अनापेक्ष की गतियों में हम दो नियम पढ़ते हैं, एक तो संवेग संरक्षण का नियम और एक ऊर्जा संरक्षण का नियम। दो पढ़ते हैं, एक तो संवेग संरक्षण और एक ऊर्जा संरक्षण। और आपेक्ष की गतियों के लिए हम एक ही बात कह देते हैं, एक ही वाक्य में कह देते हैं चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम। क्यों? क्योंकि चतुर्विम जो संवेग होता है p म्यू, वो कितना होता है, उसमें तीन कंपोनेंट तो कौन कौन होते हैं, px, py, pz, और फोर्थ कंपोनेंट होता है आयोटा e by c। तो कहीं पर अगर चतुर्विम संवेग संरक्षित है, मतलब वहां पर संवेग भी संरक्षित है और वहां पर ऊर्जा भी क्या है, संरक्षित है। मतलब एक ही साथ हम कह देते हैं कि वहां पर चतुर्विम संवेग क्या है, संरक्षित। संवेग संरक्षण केवल संवेग ही रहेगा, चतुर्विम संवेग मतलब संवेग भी है और ऊर्जा भी वहां पर संरक्षित है। संरक्षित से मतलब ना ही कम हो रही है ना ही ज्यादा हो रही है, बराबर बनी हुई है, पहले भी और बाद में। तो इसको देखेंगे कैसे, देखो दो फ्रेम है, मान ली हमने ये S और S डैश, X, Y और Z इस तरह से, और ये वाला फ्रेम मान लिया हमने S डैश, ठीक है, X डैश, Y डैश, Z डैश इस तरह से, और v वेलोसिटी से इसके सापेक्ष वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये स्थिरावस्था में वो गतिशील है। इसमें हम दो कणों की टक्कर का अध्ययन कर रहे हैं। इस तरह से दो कण हैं ये, ठीक है। इसका चतुर्विम संवेग हमने मान लिया p1 म्यू, इसका मान लिया p2 म्यू, ठीक है। ये इससे क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं हम टक्कर से पूर्व, और यहां लिख देते हैं हम टक्कर के पश्चात। देखो, तो टक्कर से पूर्व ये से जाकर टक्कर करेगा और इस तरह से इनका क्या हो जाएगा, अपनी दिशा से ये भटक जाएंगे। तो टक्कर से पूर्व हमने चतुर्विम संवेग p1 म्यू p2 म्यू माने हैं। टक्कर के बाद मान लेते हैं इनका संवेग, चतुर्विम संवेग p3 म्यू और p4 म्यू। म्यू में म्यू बनाना इसको, ठीक है। p1 म्यू p2 म्यू टक्कर के बाद है p3 म्यू और p4 म्यू, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एस डैश के अंतर्गत टक्कर से पूर्व, जब टक्कर से पूर्व इस तरह से होंगे तो p1 म्यू डैश ये हो जाएगा p2 म्यू डैश, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा p1 म्यू डैश और p2 म्यू डैश, इस तरह से इसमें टक्कर करेंगे और टक्कर से बाद वो इस तरह से, इसमें मान लिया हमने p3 म्यू डैश और p4 म्यू डैश। इस तरह से हमने इसमें टक्कर से पूर्व टक्कर के बाद की स्थिति मान ली कि इसमें चतुर्विम संवेग ये हैं और उसमें चतुर्विम संवेग वो हैं। ये 4 है, यू मत मानना इसको, 4 है, ठीक है, p4 म्यू। तो यदि S निर्दिष्ट तंत्र में चतुर्विम संवेग संरक्षण लग रहा है तो हमें सिद्ध करना है कि S डैश में भी वो चतुर्विम संवेग संरक्षित होगा, मतलब नियत सापेक्ष वेग से। अच्छा, ये हम आपेक्ष की गति का प्रथम नियम बोल रहे थे कि एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्दिष्ट तंत्रों में जो भौतिकी के नियम है वो समान रूप से होते हैं। मतलब एक में यदि संवेग संरक्षण का नियम लग रहा है तो दूसरे में भी लगना चाहिए। इसमें द्रव्यमान संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण जो भी लग रहे हैं वो सभी नियम इसमें भी लगने चाहिए। तो यही बात हम प्रूफ करेंगे कि इसके लिए हम लेकर चल रहे हैं एस फ्रेम के लिए, कि एस फ्रेम के लिए चतुर्विम संवेग संरक्षण किस तरह से लिखेंगे हम। एस फ्रेम के लिए p1 म्यू
प्लस P2 म्यू इक्वल टू P3 म्यू प्लस P4 म्यू। चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व का चतुर्विम संवेग टक्कर के बाद की चतुर्विम संवेग की क्या होगा, बराबर होगा। अब ये वाली चीज हमें प्रूफ करनी है एस डैश के लिए, यानी कि P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश इक्वल टू कितना आना चाहिए, P3 म्यू डैश प्लस P4 म्यू डैश। तो इसका हमें यूज करना है इस वाले समीकरण का। कैसे करोगे देखो, अगर हमें एस से एस डैश में रूपांतरण करना है तो लॉरेंज रूपांतरण की समीकरण से, लॉरेंज रूपांतरण से जो हमने प्रति संकेतन में लिखा था, लॉरेंज रूपांतरण से कैसे, यहां पर जो मैट्रिक्स थी अभी लिख रहे थे हम इसको, गामा 1 1 गामा, इसी प्रीवियस लेक्चर में लिखा था, माइनस के सॉरी प्लस में आयोटा गामा बीटा और ये माइनस के आयोटा गामा बीटा, ये 0 0 इस तरह से थी। यहां पर हम P1 P2 P म्यू के कंपोनेंट हैं, ठीक है, P म्यू के P1 P2 P3 P4 इस तरह से, और इनका रूपांतरण हम कर रहे हैं एस डैश में, यानी कि P1 डैश P2 डैश P3 डैश और P4 डैश इस तरह से करेंगे। तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो P म्यू डैश है वो समीशन ऑफ A म्यू न्यू P म्यू, इस तरह से नहीं लिख सकती क्या, बताओ। इन चारों जो समीकरण आएंगे P1 डैश इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करोगे P2 डैश का, फिर P3 डैश P3 के बराबर आएगा, P4 डैश है वो माइनस आयोटा गामा बीटा P1 प्लस गामा P4 इस तरह से आएंगी। तो इन चारों समीकरणों को हमने सम्मिलित रूप से इस तरह से लिख दिया। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहले तो ये बात को सोचो। देखो यदि म्यू इक्वल टू 1 है, म्यू इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है, तो P1 डैश वाली आएगी, तो म्यू के स्थान पर 1 रख दिया, म्यू के स्थान पर 1 रख दिया, ये न्यू कर दो इसको, ठीक है। म्यू के स्थान पर अगर हमने 1 रख दिया तो A1, अब न्यू की वैल्यू है वो हमें वेरी करानी है, न्यू की वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक है, तो न्यू की वैल्यू 1 रखेंगे तो A11 A21 सॉरी A11 A12 A13 A14 इस तरह से आएंगे। और उसके कंपोनेंट, अरे इस तरह से खोलेंगे इसको, P1 डैश इक्वल टू A11 P1 प्लस A12 P1 P2 प्लस A2 A13 P3 और प्लस A14 P4 इस तरह से ओपन करेंगे, नहीं करेंगे, म्यू को फिक्स रखा है और न्यू की वैल्यू है वो 1 से 4 तक हम वेरी करा रहे हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो P1 डैश इक्वल टू A11 का मतलब पहला एलिमेंट हो जाएगा, A12 का मतलब ये हो गया, ये हो गया और ये, तो सेम समीकरण यही आ जाएगी कि P1 डैश इक्वल टू गामा P1 प्लस आयोटा गामा बीटा P4। इसी तरह से हम चारों समीकरणों को कंबाइन करके लिख दिया इसमें, ठीक है। अब हम यदि बात करें कौन से फ्रेम के लिए, एस डैश फ्रेम के लिए, कौन से फ्रेम के लिए बात करें हम, एस डैश फ्रेम के लिए अगर हम बात करें तो एस डैश फ्रेम के लिए हम लेकर चलते हैं P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश, इसको लेकर चलते हैं और हमें किसके बराबर लाना है इसको, P3 म्यू डैश प्लस P4 म्यू डैश के बराबर। तो P1 म्यू डैश और P4 म्यू डैश, इस समीकरण 2 से हम इनको प्रत्येक कण के लिए, पहला कण दूसरा कण फिर उसके टक्कर के बाद, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसमें। देखो तो इससे P1 म्यू डैश कितना हो जाएगा, समीकरण 2 से, इस चीज को देखो पहले, समीकरण 2 से हम पहले कण के लिए लिखे हैं P1 म्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम न्यू इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक A म्यू न्यू और कितना हो जाएगा ये P1 म्यू, इस तरह से P2 म्यू लिखना है तो समीशन ऑफ न्यू इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक A म्यू न्यू P2 म्यू, इस तरह से, सॉरी म्यू नहीं न्यू आएगा, ठीक है। और P3 म्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक A म्यू न्यू और ये हो जाएगा P3 न्यू, पहले कण के लिए दूसरे कण के लिए और फिर टक्कर के बाद P3 म्यू डैश और P4 म्यू डैश, पहले कण का और दूसरे कण का P4 म्यू, 4 को उस तरह से बना लेते हैं, P4 म्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक A म्यू न्यू और ये कितना हो जाएगा P4 न्यू,
इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया और इक्वेशन 6 बोल दिया। इसी को देखते हुए लिखा है, पहले गण के लिए यहाँ पर पहला नोटेशन दे दिया, दूसरे गण के लिए दूसरा, टक्कर के बाद 3 और 4, इस तरह से हमने उनको नोटेशन दे दिए। तो लिखना पहले इसमें चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम और चित्रों को बना लो इनको पहले। दोनों चित्रों को बनाओ। और लिखें इसमें चित्रों को बनाने के बाद, जब दो कण टक्कर करते हैं, जब दो कण टक्कर करते हैं तब टक्कर में, जब दो कण टक्कर करते हैं तब टक्कर में संवेग तथा ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। जब दो कण टक्कर करते हैं तब टक्कर में संवेग तथा ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। यदि इसी टक्कर को चतुर्विम आकाश में देखा जाए, यदि इसी टक्कर को चतुर्विम आकाश में देखा जाए, तब चतुर्विम आकाश में, तब चतुर्विम आकाश में चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तब चतुर्विम आकाश में चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, चतुर्विम संवेग में, चतुर्विम संवेग में प्रथम तीन घटक संवेग के एवं अंतिम घटक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। चतुर्विम संवेग में प्रथम घटक, प्रथम तीन घटक संवेग के एवं अंतिम घटक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अतः चतुर्विम संवेग संरक्षण से तात्पर्य, अतः चतुर्विम संवेग संरक्षण से तात्पर्य संवेग तथा ऊर्जा, संवेग तथा ऊर्जा दोनों का संयुक्त रूप से संरक्षण होना है। संवेग तथा ऊर्जा दोनों का संयुक्त रूप से संरक्षण होना है। नेक्स्ट लाइन से लिखो इसके बाद, माना निर्देश तंत्र S जो कि स्थिरावस्था में है, माना निर्देश तंत्र S जो कि स्थिरावस्था में है, निर्देश तंत्र S में टक्कर से पूर्व, निर्देश तंत्र S में टक्कर से पूर्व माना दोनों कणों के चतुर्विम संवेग, निर्देश तंत्र S में माना टक्कर से पूर्व दोनों कणों के चतुर्विम संवेग क्रमशः, चतुर्विम संवेग क्रमशः P1 म्यू तथा P1 म्यू तथा P2 म्यू है। तथा टक्कर के बाद चतुर्विम संवेग P3 म्यू तथा P4 म्यू है। तथा टक्कर के बाद चतुर्विम संवेग P3 म्यू तथा P4 म्यू है। अतः निर्देश तंत्र S में चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से, S फ्रेम में चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से इसको लिख दो, P1 म्यू प्लस P2 म्यू इक्वल टू P3 म्यू प्लस P4 म्यू, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लिखना
आगे माना एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश, माना एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश जो कि नियत वेग v से प्लस x दिशा में गति करता है। माना एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश जो कि नियत वेग स्मॉल v से प्लस x दिशा में गति करता है। निर्देश तंत्र एस डैश में, निर्देश तंत्र एस डैश में टक्कर से पूर्व चतुर्विम संवेग क्रम से, निर्देश तंत्र एस डैश में टक्कर से पूर्व चतुर्विम संवेग क्रम से P1 म्यू डैश तथा P2 म्यू डैश है, P1 म्यू डैश तथा P2 म्यू डैश है एवं टक्कर के बाद चतुर्विम संवेग P3 म्यू डैश व P4 म्यू डैश हैं, P3 म्यू डैश व P4 म्यू डैश हैं। तब लॉरेंज रूपांतरण से, तब लॉरेंज रूपांतरण से, इसको लिख दो पूरा, समीकरण 6 तक लिख दो। समीकरण 6 तक कंप्लीट करो। इससे आगे लिखना फिर निर्देश तंत्र एस डैश के लिए टक्कर से पूर्व कुल चतुर्विम संवेग, निर्देश तंत्र एस डैश के लिए टक्कर से पूर्व कुल चतुर्विम संवेग P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश, ये हो जाएगा कितना होगा वो इक्वल टू, इनकी वैल्यू डालते हैं P1 म्यू डैश और P3 म्यू डैश की, तो वो कितना हो जाएगा न्यू इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक A म्यू न्यू P1 न्यू, ठीक है, और प्लस में न्यू इक्वल टू 1 टू लेकर 4 और A म्यू न्यू, और यहाँ इसको लिख देंगे हम P2 न्यू, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर A न्यू इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक इस तरह से लिख दिया हमने। A म्यू न्यू ये कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया P1 न्यू प्लस P2 न्यू, ठीक है। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो न्यू इक्वल टू 1 टू लेकर 4 तक A म्यू न्यू, इसको हम लिख देंगे कितना P3 म्यू, म्यू लिखेंगे न्यू लिखेंगे, अब न्यू नोटेशन है तो न्यू लिखेंगे और म्यू होता तो म्यू लिखते, P4 न्यू, इस तरह से लिख देंगे, न्यू के संगत न्यू और म्यू के संगत म्यू, तो इस तरह से न्यू इक्वल टू 1 टू लेकर 4 A म्यू न्यू P3 न्यू और प्लस में समीशन ऑफ न्यू इक्वल टू 1 टू लेकर 4 A म्यू न्यू
और इसको लिख देंगे हम P4 न्यू, इस तरह से लिख देंगे। और समीकरण उनसे वैल्यू रखेंगे 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, तो ये कितना आएगा हमारे पास, इक्वल टू P3 म्यू के बराबर है ये डैश के, और ये वाला P4 म्यू डैश के बराबर है। और कितनी के बराबर चल रहा है ये, P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश के बराबर। लिखते हैं इसको, यहां तक समीकरण नंबर ही हो जाएगी 7। यहां पर भी लिख देना इनको। मतलब निर्देश तंत्र S में अगर चतुर्विम संवेग संरक्षित है तो उसके सापेक्ष जो नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र है उसमें भी चतुर्विम संवेग है वो संरक्षित रहेगा। इस चीज को हमें प्रूफ करना था। लिखना आगे। अतः स्पष्ट है कि यदि स्थिर निर्देश तंत्र S में चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम, स्पष्ट है कि यदि निर्देश तंत्र S में चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है तो निर्देश तंत्र S डैश में भी चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा। निर्देश तंत्र S डैश में भी चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा, अर्थात चतुर्विम संवेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में लागू होगा। अर्थात चतुर्विम संवेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में लागू होगा। मतलब चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम जितने भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं S डैश के सापेक्ष भी कोई नियत वेग v2 वेग से गतिशील होगा या v डैश वेग से गतिशील होगा तो उसमें भी चतुर्विम संवेग संरक्षित रहता। इस चीज को हमने प्रूफ किया है और यही मौलिक अवधारणा थी उसमें कि सभी जो निर्देश तंत्र हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र उसमें जो भौतिकी के नियम है वो समान रूप से परिलक्षित होंगे। यदि एक में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू है तो दूसरे में भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। एक में संवेग संरक्षण का नियम लागू है तो दूसरे में भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। इसी तरह से संवेग के लिए, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। इसे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।